नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। हम सभी जानते हैं अभी जो हमारी श्रृंखला चल रही है वो नक्षत्रों की श्रृंखला है और नक्षत्रों की इस माला में अगला नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र मीन राशि में आता है और इसके स्वामी हैं बृहस्पति गुरु और इसके देवता हैं अजय कपाद। दोस्तों, ये राशि काल पुरुष की 12वीं राशि है, अर्थात व्यय स्थान की राशि। व्यय स्थान वैसे देखा जाए तो हर चीज का व्यय या खर्चा, लेकिन 12वां स्थान जो कि व्यय स्थान है वो मोक्ष का स्थान भी माना जाता है। मीन राशि गुरु की राशि, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र भी गुरु का नक्षत्र और इसके देवता अजय कपाद अर्थात शिव का ही एक अवतार है, रुद्र अवतार। पुराणों में वर्णन है इसका। अज अर्थात बकरा, एक और पाद अर्थात पैर, एक पैर वाला बकरा, इस तरह से इसका नाम है अजय कपाद। तो ये इसके गुरु देवता हैं और स्वामी बृहस्पति। इस नक्षत्र का स्वभाव, ये विद्या व्यासंगी है, संशोधक है अर्थात रिसर्च करने वाला है, संशोधन करने वाला है और शास्त्रज्ञ है, चतुर है, धूर्त है और निपुण है। अब ये जो 6 इसके गुण हैं, इसमें एक गुण थोड़ा सा अलग है, धूर्त। धूर्त शब्द कहीं ना कहीं अपना गलत प्रभाव दिखाता है, लेकिन ये इस नक्षत्र के लिए या इस राशि के लिए ये धूर्त का अर्थ ये नहीं है कि किसी को धोखा देकर धूर्तता करके धोखा देना या अपने स्वार्थ के लिए धूर्तता करना, ऐसा नहीं है। धूर्त का यहाँ पे तात्पर्य है अपने स्वतः के लिए धूर्त रहना, क्योंकि ये शास्त्रज्ञ भी है, संशोधक है और विद्या व्यासंगी होने की वजह से अगर इसके विद्या अध्ययन में कहीं कोई अड़चन आती है या कहीं कोई इसको तकलीफ देने की कोशिश करता है तो इसकी धूर्तता सामने आती है कि धूर्तता से अपने आप को ये बचा लेता है। तो ये गलत अर्थों में धूर्त शब्द नहीं है, इसके सही अर्थों में या सकारात्मक अर्थ है इसका। जब भी कभी इस नक्षत्र पर अगर जैसे चंद्रमा आता है, तो अब आप जान चुके होंगे कि जब भी चंद्रमा किसी नक्षत्र पे होता है तो उस जातक का वही नक्षत्र माना जाता है और उसी नक्षत्र के अनुसार उसकी महादशाएं शुरू होती है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि मान लो अगर इसी नक्षत्र पे पंचमेश आ जाए, तो पंचमेश स्वतः ही विद्या का भाव है, सोशल कम्युनिकेशन का भाव है और अध्ययन के लिए पिता का भाव भी माना जाता है। तो पंचम स्थान का स्वामी अगर पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में आता है तो वह जातक, उसका पिता भी बहुत शास्त्रज्ञ हो सकता है। इन 6 गुणों में से एक गुण तो उसके पिता में और उसमें दोनों में आपको दिखाई देंगे। जब कोई व्यक्ति विद्या व्यासंगी होता है, विद्या व्यासंगी अर्थात उसको जब भी कोई अकेला होता है या उसका शांत चित्त से वो बैठता है तो उसके दिमाग में इतर कोई विचार ना आते हुए
हमेशा विद्या अर्थात कुछ अध्ययन के विचार ही उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। व्यासंग मतलब उसी की, गलत भाषा में कहें तो लत बोल सकते हैं इसको, आदि बोल सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी बात का आदी हो जाता है तो उस काम को किए बगैर उसको चैन नहीं पड़ता, उसी को व्यासंग बोलते हैं। व्यासंग एक अच्छे अर्थों में शब्द लिया जाता है और लत या आदि होना गलत अर्थों में लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर शब्द बोला गया है व्यासंग। फिर संशोधन अगर है तो वो व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ जो दिख रहा है उसमें से कुछ संशोधन करना चाहता है, कुछ रिसर्च करना चाहता है, कुछ खोजना चाहता है, और इसी के करते करते वो शास्त्री बन जाता है, अर्थात शास्त्रज्ञ हो जाता है। अगर पंचमेश है तो वो व्यक्ति निस्संदेह अपने विद्या अध्ययन में, अपने पढ़ाई में बचपन से ही बहुत ही मेधावी होगा और उसको पिता का भी इसी के लिए मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। अगर चंद्रमा है तो नक्षत्र तो इसका यही होगा, लेकिन उसका मन कैसे होगा? कई बार लग्नेश चंद्रमा के विपरीत होते हैं या लग्नेश की और चंद्रमा की मित्रता नहीं होती, तो ऐसे में ये व्यक्ति, इसके मन में ये बात चलती रहेगी कि मुझे पढ़ाई करनी है या मुझे अध्ययन करना है, मुझे कुछ संशोधन करना है, मुझे कुछ रिसर्च करना है, लेकिन उसका जो उसकी कार्यकलाप है या उसकी परिस्थिति है, क्योंकि लग्नेश उसका शत्रु पक्ष का या उसका मित्र न होने की वजह से उसको वो सारी बातें उपलब्ध नहीं हो सकती जो उसको वो करना चाहता है। ऐसे में दुविधा हो जाती है कि मन में है कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें कुछ पढ़ना है, लेकिन परिस्थितिवश वो नहीं पढ़ सकता या परिस्थितिवश उसको वो सब कुछ नहीं मिलता। ऐसे में मन की दुविधा, अगर मान लो उसका भाग्यस्थान का स्वामी उसके पक्ष में है, और अर्थात लग्नेश और भाग्येश दोनों मित्र होते हैं, एक ही यूनिट के होते हैं, तो अगर चंद्रमा उसका शत्रु है तो निश्चित उसका भाग्येश भी शत्रु ही होगा। ऐसे में अगर इसी समय, इसी कुंडली में मान लो गुरु की, बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो परिस्थिति से बाहर निकल कर भी वह व्यक्ति अपने लिए कुछ कर सकता है, या अपने लिए जो वो चाह रहा है, पढ़ाई करना या अध्ययन करना, संशोधन करना, जो भी वो चाह रहा है वो कर सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि उस पर आ रही है, क्योंकि गुरु का ही नक्षत्र है और गुरु की ही दृष्टि अगर आ जाए तो उसके लिए वो संभव हो सकता है। हालांकि लग्नेश भाग्येश उसके विपरीत हैं चंद्रमा के, इस वजह से थोड़ी अड़चनें आ सकती है। कई बार मान लो चंद्रमा कहीं और किसी और नक्षत्र में है और इसी नक्षत्र में लग्नेश आ जाए, अब ऐसे में भी थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि लग्नेश और चंद्रमा की मित्रता नहीं है, लेकिन लग्नेश पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है, तो वो व्यक्ति ये सारी बातें जो अभी मैंने गुण बताए, इन सब गुणों को अपने करना चाहता है और करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका मन विपरीत है, तो उसके लिए परिवेश वैसे बन जाते हैं कि उसको संशोधन करने के लिए सुविधाएं मिल जाती हैं, वो उस तरह से उसकी दिमाग काम करता है, उसकी बुद्धि काम करती है और वो करने के लिए सक्षम भी है, लेकिन जब वो ऐसे काम करने लगता है तो उसका मन उसमें नहीं लगता। अर्थात मन का जो चंद्रमा मन का कारक है, तो मन की और उसकी स्वतः की वो दोनों में मैचिंग नहीं होता, दोनों में एकता नहीं होती। तो दोनों ही बातों में यह है कि अगर मन पूर्वा भाद्रपदा में है अर्थात चंद्रमा भाद्रपदा में है, तो उस जातक का मन ऐसा करने का होगा, लेकिन परिस्थिति वश वो कर नहीं पाएगा। और अगर लग्नेश उस नक्षत्र में है और चंद्रमा दूसरे नक्षत्र में जो कि उसका शत्रु पक्ष का है, तो उसको सब कुछ परिस्थिति, सारा परिवेश, सारी सुविधाएं
सब कुछ मिलने के बाद भी उसका मन नहीं लगेगा उसमें, तो दोनों ही परिस्थितियों में वो व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे में भी अगर गुरु की दृष्टि आ जाए तो वो कार्य अड़चनों के बावजूद भी कर पाएगा। अब 12वीं राशि जो कि कालपुरुष की व्यय राशि है, उसको मोक्ष की राशि भी कई बार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये भी जल राशि है। वैसे तो 3 जल राशि है, कर्क, वृश्चिक और मीन, लेकिन इन तीनों ही जल राशियों में बहुत अंतर है। कर्क की जो जल राशि है वो एक पोखर की तरह, जैसे छोटी सी धारा बह निकलती है, चट्टानों में से कोई धारा बह निकलती है, उस तरह की कर्क राशि का जल है। वृश्चिक राशि का जल कहीं ठहरा हुआ जल है, जिसको हम पॉन्ड भी कह सकते हैं, तालाब कह सकते हैं, या रुका हुआ जल है। और मीन राशि का जल जो बहता हुआ जल है, एक नदी की तरह, जिसका पाठ भी बहुत बड़ा है और वो निरंतर बहते रहता है। और इसीलिए इस जल और ये संवेदनशील, तीनों ही राशियां संवेदनशील हैं, क्योंकि जल अत्यंत संवेदनशील होता है। तो ये तीनों ही राशियां, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों राशियां अत्यंत संवेदनशील हैं। लेकिन सबसे अधिक जो मोक्ष की तरफ ले जाने वाली राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि का एक और भी थोड़ा सा भाग दिखाई देता है कि ये जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, ये बिल्कुल मीन राशि के शुरू में आता है। मतलब डिग्रियों से अगर हम देखें तो शुरू की डिग्री में आता है। और ये सम राशि है। सम राशि में आप जानते हैं कि 0 से 30 डिग्री में अवस्थाएं क्या होती हैं। तो ये बाल्य अवस्था का है, नहीं सॉरी, ये मीन राशि का जो सम राशि होने की वजह से ये जो शुरू की राशियां, शुरू के जो डिग्रीज होती हैं, ये समाधि अवस्था की डिग्री होती है, जिसको मृत अवस्था भी कहा जाता है। लेकिन मैं हमेशा इन मृत अवस्था के ग्रहों को समाधि अवस्था का नाम देती हूँ, क्योंकि ग्रह कभी भी मृत नहीं होते, इसलिए वो समाधि में जा सकते हैं या साधना में जा सकते हैं या साधना में होते हैं। तो ये समाधि अवस्था, तो इसीलिए ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो कि समाधि अवस्था का है और मीन राशि का है, शुरू की डिग्रियां हैं। ऐसे में अगर लग्नेश और चंद्रमा दोनों मित्र हैं और दोनों अगर इस राशि में हैं, तो उस व्यक्ति को मोक्ष मिलने की बहुत अधिक संभावना होती है। साथ में अगर बुध और केतु भी आ जाए, हालांकि बुध इस राशि में नीच के होते हैं, लेकिन बुध अगर रेवती नक्षत्र में रहे, मीन राशि के रेवती नक्षत्र में अगर बुध रहे, तो बुध का नक्षत्र से नीच भंग दोष हो सकता है। और मान लो इसी राशि में अगर स्वयं गुरुदेव भी आ जाए, अर्थात बृहस्पति भी आ जाए, तो राशि से भी बुध का नीच भंग होगा, नक्षत्र से भी नीच भंग होगा, और केतु को वैसे ही मोक्ष प्रदान कहा जाता है। तो बहुत ही एक मोक्ष प्रदान करने वाली ऐसी कुंडली बनेगी है। दोस्तों, नक्षत्र या राशि या ग्रह या ज्योतिषी का कोई भी अंग हम अगर लें, तो उसका वर्णन, उसकी विस्तृतता इतनी अधिक है कि कम शब्दों में नहीं कहा जा सकता। फिर भी जितना मुझसे बन पड़ा है मैंने कहा है। और इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या कोई
कुंडली के बारे में अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप व्हाट्सएप पे लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए, ताकि आपके कमेंट्स को देखकर मुझे प्रोत्साहन भी मिलता है और आगे और वीडियो बनाने का मन करता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।